नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अनिल आज आपके लिए फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज के प्रश्न को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और प्रश्न के बारे में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। और हाँ यार, आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करते हो तो यार कमेंट किया करो, सारे वीडियो में कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट। अब जैसे मैं जो है क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब जितने भी पॉइंट आपको जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है वो भी अगर आपको पता है तो वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो है पहला प्रश्न कौन सा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। ये याद रखना, लगभग 1500 वर्ष मतलब देखिए 1500 बात आती है तो अगर कहीं पूछ लिया कि महरौली का जो लौह स्तंभ है वह कितने वर्ष पूर्व बना तो 1500 वर्ष पूर्व बना। अब बात आती है कि लौह स्तंभ आज तक जंग नहीं लगी। अब महरौली कौन सा लौह स्तंभ ऐसा है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चार विकल्प हैं। देखिए ये पॉइंट जो फैक्ट मैंने तो बताया आपको ये याद रखना, क्योंकि इसी तरह मैं आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन में बताता रहूँगा। तो ये फैक्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में भी मैंने आंसर ढूंढ के रखा है ताकि आपके जो पॉइंट हैं वो मिस ना हो। आप वीडियो जो देख रहे हो टाइम आपका वेस्ट ना हो। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैंने बोला ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो पहला प्रश्न क्या है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा दिल्ली, चौथा आंध्र प्रदेश। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट में बताना। अब मैं कितना भी बता देता हूँ पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है। तो यह जो है महरौली का लौह स्तंभ जो है वो दिल्ली में स्थित है। आप कहोगे दिल्ली में कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में जो है कुतुब मीनार जो है दिल्ली में ना, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। अब इसका वजन जो है 3 टन से भी अधिक है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आप याद रखना। इसके बारे में एक पॉइंट और है, इसमें जो खुदे अभिलेख हैं उससे जानकारी मिलती है कि इसे चंद्र नामक शासक का जिक्र मतलब किया गया है। तो इस अभिलेख में चंद्र नामक शासक का जिक्र, जाहिर सी है कि उसी शासक ने बनवाया होगा या उसके जमाने को तो होगा। और यह शासक किससे संबंधित है, संभवतः वह गुप्त वंश से था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है ये पॉइंट मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस पॉइंट पे बेसिकली आपको ध्यान देना है ना। ये पॉइंट जो है आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आप लोग आवेश में आकर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि मैंने गलती से गलत कर दिया है। तो इस तरह के आपके आवेश में आने से आप गलत करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम ले लो उस क्वेश्चन के पीछे, बट जो क्वेश्चन करो कि वो एकदम अच्छे से करो, गलत ना हो, आपको आता रहे तो गलत ना हो। तो इसमें से देखिए स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो अब देखते हैं स्तूपों का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब दूसरा विकल्प है जो है स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोला धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है ना। तीसरा विकल्प है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, ठीक है। चौथा विकल्प क्या है, प्रदक्षिणा पथ को रोलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहा जाता है ना। तो अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये विकल्प भी जो है सही है। तो क्वेश्चन में बोला है कि गलत कौन सा है, तो ये विकल्प सही है, तो ये उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। अब ये जो है सी नंबर वाला ऑप्शन है ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, तो ये वाला विकल्प भी इस क्वेश्चन के लिए गलत हो गया। अब आते हैं जो है स्तूप का शाब्दिक अर्थ, ये सबको पता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है टीला होता है, तो ये सबको पता है, तो ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन,
बी नंबर वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बचा है? बी नंबर वाला, ये वाला ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के ये जो है, ये कड़ी जो है गलत है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है सही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। क्वेश्चन में देखो पहले क्या होता है कि क्वेश्चन, मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन पहचाने की। जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करते हो कि आप लोग जैसे कि मतलब मान लो कि आपको उसमें 3 विकल्प के बारे में पता है, चौथा विकल्प बारे में नहीं पता जो कि सही है, तो देखो पहले गलत वाला विकल्प, जब सही विकल्प ना आपको मिले ना, तो गलत वाला विकल्प जो है ढूंढा करो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। तो ऐसे ऐसे ढूंढा करो तो आपको सही विकल्प के बारे में पता चल जाएगा, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे और आपकी सफलता आपके मुट्ठी में आ जाएगी। तो इस तरह से करना है। आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पूर्व मध्य कालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है, तो मन से कथनों पर देखिए। कथन देखते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? मंडप होता था। मंदिरों के गर्भगृह की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था। यहाँ एक लोग, जहाँ लोग एकत्र होते थे। मंदिरों के गर्भगृह, मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग एकत्र होते थे। और तीसरा क्या है? तीसरा कथन है जो है, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, उपरयुक्त कथनों में, देखो कथन वाला है ना, उपरयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही है की बात कही है। तो ये तीनों कथन आप लोग एक बार फिर से पुनः रीड कर लो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग एकत्र होते थे। तीसरा क्या है? गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। अब आते हैं, चेक करते हैं कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो जो है ए 1 व 2, बी जो है 2 या 3, सी केवल 3, डी 1 या 1 2 3। तो इसमें से जो है सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। अब सी कौन सा था? तो सी जो है गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है जिसे शिखर कहते थे, ये सही है इसमें। और बाकी ये दोनों जो है गलत हैं ना, तो ये याद रखना जो है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आपको जो देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से सही नहीं है कि वहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में सही है की बात आई थी, यहाँ पे सही नहीं है की बात आई है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमको पूरा दिमाग खोल के, दिमाग की बत्ती जो है अपनी जला के क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पुराणों के संदर्भ में कौन सा? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। बी वाला ऑप्शन कौन सा है? इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि, राजाओं की कहानी, मैं क्वेश्चन इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि अथवा राजाओं के बारे में कहानियाँ हैं। सी वाला क्या है? सी है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिनमें सब उन्हें सुनकर समझ सकें। डी क्या है? स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। अब देखिए इसमें से कौन सा जो है पूरा यार, पहले अब तो ज़माना धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। पहले क्या था कि तरह तरह के वो होते थे, पाबंदियाँ होती थी कि स्त्री जो है अछूत है। मेरा मानना है कि स्त्री अछूत वगैरह नहीं है यार। जो हमको जन्म दे रही वो अछूत कैसे हो सकती? जिन्होंने हमको लिखा है, जिन्होंने हमको इस दुनिया में लाया, वो अछूत कैसे हो सकता है? तो ये सब बस कहने की है। और रही बात शूद्र की, तो यार देखो शूद्र, अब कौन सा बात माने कि वो शूद्र? अभी कोई अच्छा सा आदमी
मान लो कि वो कास्ट का शूद्र है, मान लो, मैं कहना तो अशोभनीय है मेरे लिए, बट मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो मान लो कोई व्यक्ति शूद्र है और जो है कोई और आ गया जो शूद्र नहीं है, तो उसको लाके कहीं पे खड़ा कर दो जो है, तो वहाँ पे क्या है कि उसको लाके खड़ा कर दोगे। अब दोनों किसी अनजान आदमी को ले आओ, उस दोनों को एकदम सेम जैसे अच्छे से तैयार वगैरह करके बोल दो कि बस अब इसमें से पहचानो कि कौन शूद्र है और कौन अदर कास्ट का है, मतलब तो अब कैसे कौन पहचानेगा। तो ये सब बस एक कहने का यार हमारे मन की भावनाएं हैं। देखो तुम एक सिविल सेवा में या फिर किसी भी उसमें जा रहे हो, सरकारी नौकरी या किसी में जा रहे हो, तुमको सबको समान दर्जा देखना पड़ेगा, समान नज़रों से देखना पड़ेगा। और यही भावना से हमेशा जिंदगी को आपको एक जो ड्रीम है आपको, उस ड्रीम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जियो। ये नहीं कि जब बनेंगे तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जो ड्रीम है आपका, उस ड्रीम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जियो अभी से, खुद को वही समझो, दूसरा कुछ मत समझो। क्योंकि दूसरा कुछ समझोगे तो फिर आपके लिए ही वो होगी। आपको जब अचानक से आपकी सफलता आपको मिल जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ेगा। अगर खुद को, क्योंकि वहाँ पे तो आप कुछ भी करोगे तो हो सकता है आपको, अगर कुछ करते हो तो आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है आपके साथ, यहाँ पे आपको प्रताड़ित भी ट्रेनिंग में किया जाए। तो इस वजह से ऐसा कुछ ना करो, अभी से अगर करते रहोगे तो आपकी आदत पड़ी रहेगी, है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि अथवा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। और तीसरा है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिनमें उन्हें समझ और पढ़ सकें। चौथा क्या है, शूद्र स्त्री और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को सुन भी नहीं सकते थे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनुमति तो नहीं थी बट वो सुन सकते थे। ऐसा नहीं, क्योंकि स्त्रियों तथा शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है और ये पूर्व मध्य काल में लिखे गए थे ना, तो ये याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन से पुराणों का संकलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। फिर से यहाँ पे नहीं की बात आई है। तो जो है चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला व्यास, दूसरा उग्र श्रवा, तीसरा लोमहर्ष, चौथा मंखक। इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन सही है, मंखक। निम्नलिखित में से पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है, तो मंखक जो है पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है, डी वाला ऑप्शन। पुराणों की जो है कुल संख्या है 18, और परंतु मत्स्य पुराण में लिखा गया वह सबसे पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। मत्स्य पुराण जो है उसी से सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराणों के अनुसार वेदव्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता में सर्स्य लोमहर्षण को दी और उग्रश्रवा ने लोमहर्ष को के पुत्र थे। उग्रश्रवा जो थे, ये उग्रश्रवा वो लोमहर्ष के पुत्र थे, है ना, और ये पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मंखक, यहाँ पे मंखक वाली बात आई है ना, तो मंखक जो है कश्मीर के एक सांस्कृतिक महाकवि थे। क्या थे, महाकवि थे वे, और वे कष्टचरित महाकाव्य का मंखकोश की, मतलब मंखकोश मतलब समझ जाओ कि लिखना। ये जो है मंखक जो है उन्होंने किसकी रचना की थी, किस महाकाव्य की, तो उन्होंने कंठचरित नामक महाकाव्य की रचना की थी। ये याद रखना इस टॉपिक से। मंखचरित जो है कंठचरित की रचना किसने की थी, तो वो मंखक ने की थी। मंखक कहाँ के थे, तो वो कश्मीर के महाकवि थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्यभट्ट के लेखक, सॉरी आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किनसे संबंधित हैं। ये भी याद रखना, आर्यभट्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इंडिया के लिए भी, और इनके बाद से जो है काफ़ी गर्व भी फील होता है, क्योंकि जो है आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे ना, तो जो है इनसे काफ़ी वो मिलता है, हम लोगों को मोटिवेशन लेना चाहिए।
देखो, इंस्पिरेशन किसी ना किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी न किसी को आप इंस्पिरेशन नहीं बनाते हो, आप देखो बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। तो वही चीज़ है, किसी न किसी को आपको अपना गुरु मानना ही पड़ेगा। तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं, देखते हैं। अब तीन कूट है हमारे सामने, ज्योतिष, खगोल, गणित। अब आते हैं चयन पे। तो चयन एक और 3, 2 और 3, और डी वाला ऑप्शन कौन सा है? 1, 2 और 3। तो आर्यभट्ट मेरे हिसाब से जो है इन तीनों से संबंधित, क्योंकि खगोलविद भी थे, ज्योतिष भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो आर्यभट्ट के लिए जो है ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 जो है आर्यभट्ट के लिए ये तीनों ऑप्शन सही होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब विचार करना है, तो आप लोग विचार कीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ही है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और बाद में पूरे अरब में फैल गई। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई, बाद में यह जो है पूरे अरब में फैल गई। अब जो है तीसरा क्या है? रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। अब यहाँ पे क्या बात आई है? शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो ये जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से जो है बी, ये बी वाली कड़ी जो है ये सही है। तो अब जाते हैं कूट पे आते हैं। तो जो है केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ये देखिए जो है यहाँ पे रोम के पहले जो वो होते थे ना, रोम के निवासी, शून्य का प्रयोग बगैर गिनती के करते थे, मतलब शून्य का प्रयोग बिना बगैर गिनती के करते थे। और ये दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है, गिनती की पद्धति यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और बाद में पूरे अरब में फैल गई। तो ये दोनों कथन जो हैं एकदम से सही हैं। तो जब ये दोनों सही हैं तो कूट के अकॉर्डिंग हमारे जो हैं उपरयुक्त में कथन कूट जो हैं, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन जो है, सॉरी शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। तो शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? तो बताइए शून्य का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट में, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर सब लोग कमेंट में जरूर देना। ये आपके लिए जो है वो क्वेश्चन है आज का। तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया था। और जो है दूसरा है, गिनती की यह पद्धति पहले यूरोप में अपनाई गई, बाद में पूरे भारत में फैल गई। और तीसरा क्या है? रोम के निवासी शून्य का प्रयोग बगैर गिनती के करते थे। तो अब कूट देखते हैं। अब कूट हमारा जो है कूट देखते हैं। तो कूट केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें से बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, जो है भारत के गणितज्ञों ने ही शून्य का आविष्कार किया था। और इसका किसने किया था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ तो इसलिए सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाला ऑप्शन जो है सही है, सी नंबर वाला, भारत के निवासी शून्य का प्रयोग बगैर गिनती के करते थे। सॉरी, मैंने स्टार्ट में कुछ गलत कर दिया था तो इस वजह से इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है ये अपना सही है ना, जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अब जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को पता है। और इस टाइम तो समझ लो कि भारत और चाइना का काफ़ी वो भी चल रहा है, तो इसमें तो मुझे कुछ शायद डिटेल में आपको बताना
है नहीं। कागज़ का आविष्कार, हाँ ये जो है बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो कागज़ का आविष्कार जो है 1900 वर्ष पहले चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था ये जान लो, किसने किया था कागज़ का आविष्कार? तो लून नामक व्यक्ति ने किया था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व तकनीकी कोरिया तक पहुंची। 1900 वर्ष पूर्व किया था, उसके बाद 1400 वर्ष पूर्व जो है कोरिया पहुंची। इसके तुरंत बाद जापान में फैल गई और लगभग 1800 वर्ष तक यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप और अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस तरह उपमहाद्वीप पे जो है कागज़ की ज़रूरतें पूरी हुई, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान पथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पथ का विकास किसके काल में हुआ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपको, तो जो है आप लोग कमेंट में बताना इसके आंसर क्या सही है जो है। तो अब देखते हैं इसमें क्या सही है। तो इसमें सही है सी नंबर वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर वाला ऑप्शन। महायान पंथ जो है बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास जो है कनिष्क के एक समय में हुआ। किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। 4 विकल्प हैं, मतलब प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट में बताना। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला विकल्प है महाकश्यप, बधुमित्र, मोगलीपुत्तिस और अश्वघोष ना। तो इसमें से जो है पहली बौद्ध संगत जो है अजातशत्रु के समय में हुई थी। उस समय जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? जो है महाकश्यप। कभी कभी पूछ लेता है किसके समय में हुई थी, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, तो आज के जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट भी थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना, और अच्छा लगे तो शेयर करना दोस्तों तक, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए प्रतिदिन जिस तरह क्लासेज आ रही हैं आपकी इसी तरह क्लासेज बराबर आती रहें। ठीक है, तो आगे भी मैं आपके लिए कई सारी चीज़ें लाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो है इसलिए आप लोग हमेशा साथ बने रहे, और जो लोग अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाके चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, आगे लाइव क्लासेज भी आपके लिए बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम को मैं फेस करते हुए देख रहा हूं, और नेटवर्क प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो जो है आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी हमारी। तो आपके लिए लाइव क्लासेज हम जो ये वीडियो तो पक्का स्टार्ट करवा देंगे लाइव। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।